यूरोप का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पेरिस, लंदन, रोम या फिर बर्लिन। लेकिन क्या कभी आपने बेलग्रेड, सोफिया, मिन्स्क या किशिनेव के बारे में सुना? शायद नहीं। ये शहर भी यूरोप का ही हिस्सा है, पर ज्यादा लोग इनका नाम तक नहीं जानते। और यही वजह है कि यूरोप दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड है, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप अपनी अमीरी, मॉडर्न लाइफस्टाइल और वेल डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए मशहूर है। वहाँ जीडीपी पर कैपिटा करीब $68,000 के आसपास है, जबकि ईस्टर्न यूरोप में सिर्फ $14,000। सिर्फ जीडीपी नहीं, अगर हम एनुअल इनकम यानी जीएनआई पर कैपिटा का मैप देखें तो एक क्लियर विजन दिखता है। हाई इनकम कंट्रीज ग्रीन कलर में और लो इनकम कंट्रीज रेड कलर में दिखाई देती हैं। हर तरफ ये डिवीजन एक नजर ना आने वाली इकोनॉमिक लाइन की तरह लगता है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कभी बदले ही नहीं। लेकिन सवाल ये है, एक ही कॉन्टिनेंट होने के बावजूद ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप के बीच इतना बड़ा फर्क क्यों है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी इस जवाब की चाबी है, और यही सच्चाई है जो आपको समझनी होगी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप का मैप बिल्कुल अलग लगता था। ग्रीन कलर की कंट्रीज डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के मॉडल को अडॉप्ट कर चुके थे, जबकि रेड कलर की कंट्रीज या तो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में थे या फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस में। कम्युनिज्म का मकसद था इक्वालिटी, सबको बराबर मिले, चाहे हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या हाउसिंग। गवर्नमेंट के पास सारे रिसोर्सेज और बिजनेसेस का कंट्रोल था, जिससे एक इंसान के लिए नए आइडियाज या इनोवेशन करने की मोटिवेशन खत्म हो गई। इसके ऑपोजिट कैपिटलिज्म ने लोगों को आजादी दी, अपने बिजनेस करो, अपने प्रॉफिट्स कमाओ और अपने सपने पूरे करो। इस आइडियोलॉजी की वजह से वेस्टर्न यूरोप ने ईस्टर्न यूरोप से ज्यादा फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट देखी। 1945 से 1991 के बीच वेस्टर्न यूरोप कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के साथ आगे बढ़ता रहा, जबकि ईस्टर्न यूरोप कम्युनिज्म के अंडर स्ट्रगल करता रहा। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज फ्री हो गई, लेकिन आज भी वो वेस्टर्न यूरोप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीछे है। आखिर क्यों? इसका जवाब ईस्टर्न यूरोप की ज्योग्राफी में छुपा है। ईस्टर्न यूरोप दो एक्सट्रीम्स के बीच है। एक तरफ यूक्रेन, पोलैंड और बेलारूस जैसे फ्लैट और फर्टाइल रीजन्स हैं जो एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट है, लेकिन ये फ्लैट लैंड उनके लिए एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ये एनिमीज के लिए इजी इन्वेंशन पॉइंट्स हैं। पोलैंड को तो यूरोप का मोस्ट इन्वेडेड कंट्री कहा जाता है, जिसे हर एम्पायर ने अपना टारगेट बनाया, चाहे वो स्वीडिश एम्पायर हो, ऑटोमन एम्पायर हो या सोवियत यूनियन। दूसरी तरफ साउथ ईस्टर्न यूरोप के माउंटेनियस रीजन्स हैं, जैसे बाल्कन्स। इन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हमेशा से मुश्किल रहा है। यूगोस्लाव वॉर्स और रशिया यूक्रेन वॉर जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स ने ईस्टर्न यूरोप की स्टेबिलिटी और इकोनॉमी को और वीकन कर दिया है। इस वजह से लोग माइग्रेशन करते हैं और स्किल्ड वर्कर्स की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं मैरीटाइम एक्सेस की। वेस्टर्न यूरोप के पास हर तरफ सीज और ओशियंस का एक्सेस है। नॉर्थ में बाल्टिक सी, वेस्ट में नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशियन और साउथ में मेडिटेरियन सी। ये एक्सेस उन्हें ट्रेड और एक्सप्लोरेशन में लीडर बनाता है। 16th सेंचुरी से ही ब्रिटिश, स्पेनिश और फ्रेंच एम्पायर्स ने ओशियंस के जरिए कॉलोनीज बनाई, उनके रिसोर्सेज लूट कर अपने देश को पावरफुल बनाया। ईस्टर्न यूरोप के साथ ऐसा नहीं था। जो कंट्रीज कोस्ट लाइन के पास थी, उन्हें चौक पॉइंट्स क्रॉस करने पड़ते थे, जैसे डैनिश स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो किसी न किसी एम्पायर के कंट्रोल में होते थे। इस वजह से ईस्टर्न यूरोप ग्लोबल ट्रेड से लगभग कट ऑफ रहा। फिर 20th सेंचुरी में नॉर्थ सी के ऑयल और गैस रिजर्व्स ने वेस्टर्न यूरोप को और पावरफुल बना दिया, जबकि ईस्टर्न यूरोप नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में उतना लकी नहीं था। फर्टाइल लैंड के अलावा उनके पास और कुछ खास नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईस्टर्न यूरोप कंप्लीटली डिप्राइव्ड है। यहाँ की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दुनिया में सबसे बेहतरीन है, लेकिन कम्युनिज्म के असर ने इन कंट्रीज को अपना पोटेंशियल अचीव करने नहीं दिया। पोलैंड, चेक रिपब्लिक और रोमानिया जैसे कुछ कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करके अपनी इकोनॉमीज को इम्प्रूव किया, लेकिन बाकी कंट्रीज करप्शन के कारण पीछे हैं। अगर हम करप्शन का मैप देखें तो यूरोप की सबसे करप्ट कंट्रीज ज्यादातर ईस्टर्न यूरोप में है। वेस्टर्न यूरोप में भी करप्शन है,
है, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट के लेवल तक लिमिटेड है। इसी वजह से वेस्टर्न यूरोप आज भी ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में डोमिनेट कर रहा है। लेकिन क्या ईस्टर्न यूरोप का फ्यूचर डार्क है? बिल्कुल नहीं। पोलैंड जैसे कंट्रीज ने प्रूव किया है कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। अब पोलैंड की इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है कि वो यूरोप के अगले सुपर पावर्स में काउंट हो सकता है। लेकिन साथ ही वेस्टर्न यूरोप के कुछ कंट्रीज डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। आयरलैंड जो जीडीपी पर कैपिटा में लग्जमबर्ग के बाद सबसे आगे है, वहां के लोग अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बातें यूरोप का फ्यूचर और भी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो यूरोप का ये डिवाइड कब तक चलेगा? क्या ईस्टर्न यूरोप कभी वेस्टर्न यूरोप के बराबर आ पाएगा? आपका क्या सोचना है? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।